नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर जिस तरीके से कल ये दुखद घटना हुई अहमदाबाद के अंदर जो लंदन जा रहा विमान क्रैश हुआ और इतने सारे यात्रियों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी, इतनी बड़ी एक दुर्घटना। अब वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कल अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के बारे में मतलब ये है कि वो हादसे की जगह पर भी गए, जो घायल थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और ये सारी चीजें। लेकिन सर मैं समझना ये चाहता हूँ क्योंकि आपने 1.5 दशक अपनी पत्रकारिता का जो है वो एविएशन कवर किया है। मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि इतना सारा स्टाफ, इतनी तकनीकी, इतना सब कुछ होने के बाद इन हादसे की मुख्य वजह क्या होती है? क्यों होते हैं ये हादसे? क्या इसके लिए जो है वो गैर जिम्मेदारी जो है वो असल वजह मानी जाए या फिर कुछ और? क्या और साथ में हम इस पर्टिकुलर हादसे की बात करें तो इस हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी क्या? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मामलों में जो असली वजह है, वो कभी लोगों के सामने, कभी जनता के सामने, देश के सामने नहीं आ पाती है। क्या माना जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को देखिए, सबसे पहले तो जो मृतक हैं करीब 265 शव बरामद हो चुके हैं, उन सबको हमारी सबकी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को ये बहुत भारी आघात सहने की क्षमता दे। आपने कहा हादसा, देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट का हादसा, हम शुरू से शुरुआत करेंगे ताकि दर्शकों को सारी चीज क्लियर होती चली जाए। कोई भी हवाई हादसा होता है, कोई भी विमान दुर्घटना होती है, उसके चार प्रमुख कारण होते हैं राम प्रकाश जी। सबसे पहला कारण होता है कि कोई मौसम की खराबी हो, जो अपेरेंट रीजन होते हैं कि कोई मौसम की खराबी हो, बादलों में फंस जाए या कोई लाइटनिंग हो जाए, उस तरीके की चीज। तो मौसम बिल्कुल साफ था, कहीं किस तरह की कोई परेशानी अहमदाबाद में कल नहीं थी। दूसरा इसके अंदर होता है सैबोटेज। क्या किसी ने इसके अंदर कोई बम लगाया है या कोई इस तरह की शरारत की है? उसका जवाब भी ना है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने स्मूथली टेक ऑफ किया और जब उसने उस बिल्डिंग को हिट किया उसके बाद उसमें आग लगी। पहले उसमें एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था तो कोई समस्या नहीं थी उस तरीके की। तो सैबोटेज का पॉइंट भी रूल्ड आउट है। तीसरा इसमें होता है राम प्रकाश जी, टेक्निकल एरर। एयरक्राफ्ट के अंदर उसके मैकेनिकल एरर हो, इंजन की प्रॉब्लम हो। और चौथा रीजन होता है पायलट का जजमेंट एरर, पायलट एरर जिसको आप बोलते हैं, ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं। इस केस में अगर आपको जो मैंने वीडियो भेजा वो दर्शकों को दिखाइएगा, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उसके 2 मिनट के अंदर अंदर वो जाके बिल्डिंग को हिट करता है। आप देखेंगे जब टेक ऑफ कर रहा है तो जो उसका लैंडिंग गियर है, जो टायर्स है, वो आमतौर पे ऊपर उठ जाते हैं साथ के साथ। ये देखिए बिल्कुल अंदर के कैमरे से, ये एयरपोर्ट के अंदर का कैमरा है जिसके अंदर से, तो नीचे आपको लैंडिंग गियर दिख रहे हैं, पहिए दिख रहे हैं। जब एयरक्राफ्ट हिट कर रहा है बिल्डिंग को जाकर के, उस समय भी जो लैंडिंग गियर है, जो टायर्स है, वो ऊपर नहीं गए। इसका मतलब पायलट को एहसास हो गया था। अब आपको अंदर की खबर बताऊं, जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था, ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, इसके ठीक पीछे इंडिगो का पायलट था वेटिंग में। जैसे होता है ना एयरक्राफ्ट की क्यू होती है, अब ये टेक ऑफ कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है, ऐसे लाइन लगी होती है रनवे के ऊपर। तो इंडिगो के पायलट ने जैसे इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, उसने बैंगिंग साउंड सुनी। बैंगिंग साउंड, बैंगिंग साउंड का मतलब होता है बढ़ाम की आवाज, जोर की, जिसको दूसरे पायलट तक, यानी कि बहुत जोर की थी वो। और इंजन का इशू है वो, सीधा सीधा ये देखिए, आपने दिखाया ये। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होते ही बैंगिंग की साउंड आई पिछले पायलट को, जो कि क्यू में वेटिंग था। इसका मतलब टेक ऑफ के समय ही इंजन में प्रॉब्लम थी एक में, और जैसे ही उसने टेक ऑफ किया तो एयरक्राफ्ट को पूरी पावर नहीं मिली और 625 फुट के आसपास वो पहुंचा था और दोनों इंजन सीज हो गए एक तरीके से। आमतौर पर ये होता है कि इन एयरक्राफ्ट के अंदर, जो आजकल बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ड्रीमलाइनर भी और सारी चीजें, इनके अंदर ऑटो रिलाइट हो जाता है, यानी कि दोनों इंजन अगर गए तो 1 सेकंड के अंदर कोई सा इंजन ऑटोमेटिक रिलाइट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है उसके अंदर। लेकिन इस केस के अंदर दोनों के दोनों इंजन चले गए। पायलट ने मेडे कॉल किया 3 बार, जो उनका मोस्ट खतरनाक सिग्नल होता है। 3 बार उन्होंने मेडे कहा, लेकिन एटीसी से रिस्पॉन्स तक भी वो बचे नहीं, क्योंकि हाइट बहुत ही थोड़ी थी। इसकी टेक्निकलिटी अपने को समझनी पड़ेगी। इंजन फेलियर ड्यू टू बर्ड हिट हो सकता है, फ्यूल कंटामिनेशन हो सकती है, तमाम रीजन हो सकते हैं, मेंटेनेंस के रीजन हो सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ रीजन। अब आपने कहा कि इस सारे सूरत में क्या है, कल का जो हादसा हुआ है इसमें देखिए टेक ऑफ के समय क्या दिक्कत होती है। अगर यही एयरक्राफ्ट, राम प्रकाश जी मैं दर्शकों के लिए बताऊं, अगर यही एयरक्राफ्ट के अंदर यही प्रॉब्लम अगर 40,000 फुट पे, 35,000 फुट पे आई होती तो यह हादसा नहीं होता, दोनों इंजन फेल होने के बावजूद भी। उसके कारण क्या है कि कोई सा एक इंजन ऑटो रिलाइट हो जाता ऑटोमेटिकली, या पायलट कर देता, ये सिस्टम है उसके अंदर। लेकिन आप देखिए कल हुआ क्या, दर्दनाक क्या हुआ है, कि जब टेक ऑफ कर रहा था उसकी स्पीड भी कम थी और हाइट भी कम थी, तो पायलट को समय ही नहीं मिला इससे पहले कि वो कोई भी रिस्पॉन्स करते, वो जहाज जाके बिल्डिंग में टकरा गया।
तो जो रिएक्शन की जो थी, इस समय क्या था कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ कर रहा है तो लोड उसके इंजन पे सर्वाधिक है। तो अगर यही ऊपर हो तो लोड कम हो जाएगा और एयरक्राफ्ट स्मूथली उसको कंट्रोल कर लेंगे। इस केस में वो नहीं हुआ, और एक इंजन भी आपको पता है अगर दिक्कत आ जाए ऊपर तो दूसरे इंजन से भी बहुत स्मूथली एयरक्राफ्ट लैंड भी करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है। इसमें तमाम रीजंस होंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से लेके इंजन की मेंटेनेंस से लेके ओवरहॉलिंग से लेके एन नंबर ऑफ थिंग्स आते हैं। आपने कहा क्या कारण सामने आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि आज ये दिन थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन फिर भी हम दर्शकों की समझदारी के लिए कुछ चीजें स्पष्ट कर ले, फैसला दर्शक करेंगे, उनको तय करना है कि क्या चीजें। बेसिकली क्या होता है कि पूरे के पूरे दुनिया की जो पायलट कम्युनिटी है वो इस हादसे के बाद पूरे तरीके से स्तब्ध है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो रिएक्ट करे इस पर। हकीकत क्या है बेसिकली कि जब से ये अपने क्या नाम है बोइंग का एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर आपको पता है, और ये 1916 में बनी कंपनी थी। 1990 तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कभी कोई प्रॉब्लम किस तरीके की नहीं आई। बहुत एक स्मूथ कंपनी थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, और बहुत ज्यादा इधर उधर के काम सारे का सारा इंजीनियरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान था, डिजाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान था, मेंटेनेंस हर चीज पे बड़ा ध्यान था एयरक्राफ्ट के ऊपर। फिर इसने फाइटर एयरक्राफ्ट की दिशा में कदम बढ़ा लिया, और नई मैनेजमेंट जो आई उसने पूरा ध्यान प्रॉफिट पे कर लिया। और जब प्रॉफिट पे ध्यान किया तो उसमें तमाम ऐसी चीजें हुई जिसको आप सुन के भी रूह कांप जाएगी। प्रॉफिट पहले भी कमा रहे थे, लेकिन अंधाधुंध प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट की उसमें क्या हुआ कि तमाम जो इसके इक्विपमेंट थे, जो एयरक्राफ्ट के अंदर तमाम वाइटल चीजें लगती हैं, उनको आपने आउटसोर्सिंग से लेना शुरू कर दिया। यानी कि कोई चीज कहां बन रही है, कोई कहीं बन रही है, कोई कहीं बन रही है। उसमें एयरक्राफ्ट की क्वालिटी लगातार कंप्रोमाइज हुई, और इसमें अमेरिकन सीनेट से लेकर तमाम बार बोइंग के अधिकारियों की पेशी भी हुई, उन्होंने स्पष्टीकरण देने की भी कोशिश की। तो वहां भी कहीं ना कहीं मुनाफे की जो संस्कृति है कॉर्पोरेट के अंदर, उसमें, और वो जो महंगे इंजीनियर थे, जो डेडिकेटेड इंजीनियर थे, उनकी बजाय नई पीढ़ी के इंजीनियर जो कम पैसे में, सारा ध्यान उस पर चला गया। बेसिकली आपको पता है दुनिया के अंदर जो सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट है उसमें दो ही मेन कंपनियां हैं, बोइंग अमेरिकन है और एयरबस यूरोप की है, यूरोप का कंसोर्टियम है पूरे का पूरा। इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त कंपटीशन है एक तरीके का। तो बेसिकली क्या है कि इन दोनों के बीच में लगातार मुकाबला चलता रहता है, किसकी सेल ज्यादा, किसकी क्या, क्योंकि बहुत महंगी चीज है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें। तो इन दोनों के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन लगातार चलता रहता है। जब भी आमतौर पर सिविल एविएशन के इतिहास में देखा जाता है कि दोनों ही कंपनियां बहुत बड़े लोगों की कंपनियां हैं, बहुत बड़ी मुनाफे की कंपनियां हैं, तो उसमें अगर हल्का सा भी कोई इस तरह की एयरक्राफ्ट के डिजाइन की बात आए किसी क्रैश के दौरान या कुछ भी, तो उसको बहुत भारी नुकसान होता है अपनी साख को लेकर के। तो आपने देखा जैसे ही कल बोइंग का जहाज गिरा, एक रात के अंदर बोइंग के जो शेयर्स थे वो 7% तक गिर गए। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मुनाफे की पूरी कल्चर है। तो बोइंग अमेरिकन कंपनी है, और जो अब दूसरी जो है इनकी एयरबस जो है वो यूरोप की कंपनी है। इन दोनों के बीच में बहुत टफ कंपटीशन है, और ये हर तरीके की मैनिपुलेशन करती है, अपनी बिक्री बढ़ाने से लेकर के एक्सीडेंट की जांच से लेकर के हर चीज के अंदर खेल इन्वॉल्व है कि कहीं भी अगर इंजन का फेलियर कहीं आ गया, मान लीजिए मैकेनिकल कोई फेलियर आ गया, डिजाइन का कोई फेलियर आ गया, तो कंपनी की साख बड़ी ज्यादा प्रभावित होती है। तो मैंने जब कल कई लोगों से, कई पायलटों से, कई तमाम जो विशेषज्ञ उनसे बात की रात को, तो उन्होंने कहा कि साहब जिस भी एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट की डेथ हो जाती है तो सबसे आसान काम क्या होता है जांच करने वालों के लिए, क्योंकि दोनों तरफ ना तो एयरबस हल्की है ना बोइंग, तो वो कहीं ना कहीं इसको ह्यूमन एरर में डाल करके और साइड हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित ना हो। ये जनरल ट्रेंड दुनिया में देखा गया है कि यूरोपियन कंपनी एयरबस का कोई गिर जाए तो पूरा यूरोप एक साथ आके उसको बचाने में लग जाता है। और बोइंग का तो आपको पता ही है, अमेरिकन कंपनी, सीधी सीधी, उसमें तो ट्रंप इन्वॉल्व। अब इस केस के अंदर क्या है कि इसको क्या नाम है, अपने जो बोइंग के जहाजों को लेकर के पूरी दुनिया में लगातार 90 के दशक से 2000 के दशक से लगातार शिकायतबाजी का दौर चलता रहा है, इनकी मेंटेनेंस को लेकर के, इनके इक्विपमेंट्स को लेकर के, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको लेकर के, तमाम तरह के इश्यूज चलते रहते हैं। अब असली सवाल ये है कि जब अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड भी आएगा इसके लिए जांच के लिए, बोइंग की टीम भी आएगी, भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी इसमें जांच करेगी, तो बेसिकली ये है कि असलियत क्या है। जमीन पर ही अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम थी, जैसा कि इंडिगो के पायलट ने बताया कि उसके अंदर बैंगिंग नॉइस आया टेक ऑफ के दौरान, तो क्या उसकी जांच होगी कि एयरक्राफ्ट के इंजन पहले से फाल्टी थे, कोई मेंटेनेंस का इश्यू था तो उसको फ्लाइट क्लियरेंस कैसे दे दी गई, वो भी इतनी लंबी फ्लाइट के लिए, लंदन के लिए। तो ये सारे सवाल आएंगे राम प्रकाश जी, इसमें कोई शक नहीं।
दिक्कत क्या है अभी सबसे बड़ी? अभी तो सर एक 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 सवाल मैं और पूछ लूं सर बीच में आपको रोक करके। अभी जब ये भारत में विमान था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये बोइंग की जिम्मेदारी थी या एयरपोर्ट स्टाफ की या किसकी? ये जिम्मेदारी किसकी थी फिलहाल? नहीं, ये एयर इंडिया की एज ऑफ नाउ, जिसके पास एयरक्राफ्ट है सारे का सारा सिस्टम उन्हीं का रहता है। वो तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इंजन की प्रॉब्लम थी, क्या है, जहाज तो आप देखिए ना 2013 का आया हुआ है, ये 12 साल से फ्लाइंग में था ये। तो उसकी मेंटेनेंस से लेकर के हर चीज का काम एयर इंडिया कंपनी ओन करती है इसको। तो निश्चित तौर पे एयर इंडिया आजकल टाटा के पास है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बेसिकली राम प्रकाश जी, जो मैं बात कर रहा था, बीच में सवाल आ गया दूसरा, क्या था कि जब से आपने ड्रीम लाइनर खरीदा तब से इसकी खरीद से लेकर के मेंटेनेंस कॉस्ट से लेकर के उसकी अपकीप से लेकर के हर चीज पर निरंतर सवाल उठते रहे इस देश में। और हालत ये हुई कि प्रफुल्ल पटेल के समय में, यूपीए के टाइम में जहाज खरीदा गया था। 17-18 में आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर किए कि किन हालात में खरीदे, क्या खरीदे। एयर इंडिया उस समय बहुत घाटे में थी और सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो 2024 में फाइल कर दी गई, ये कहते हुए कि ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिला है। ध्यान करिएगा बीच के उसको, 2024 के अंदर प्रफुल्ल पटेल कहाँ आ चुके थे? बीजेपी के अंदर। जैसे ही वो बीजेपी के अंदर आए, वो सारी की सारी क्लोजर रिपोर्ट, और उससे पहले बीजेपी क्या शोर मचाती थी ड्रीमलाइनर के खरीद को लेकर। तो इसके अंदर देखिए, ये बहुत हाई एंड सौदे हैं, बहुत महंगे सौदे हैं। इनमें तमाम चीजें, जो सारे खेल होते हैं मैनिपुलेशन के, उसमें खरीदारी के अंदर जो भी कट्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं हर एक देश के साथ। और ये कंपनियां अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। अब सवाल जो आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा कि क्या पूरी दुनिया के सामने, फ्लायर्स तो पूरी दुनिया में अरबों लोग उड़ते हैं, क्या पूरी दुनिया के सामने इस एक्सीडेंट की सच्चाई आएगी? आमतौर पे परंपरा ये है कि जब भी कोई इस तरह की चीज हो, पायलट की जिसमें डेथ होगी है, तो उसमें ह्यूमन एरर बता दीजिए कि ह्यूमन का, आदमी का जजमेंट एरर था। लेकिन जब एयरक्राफ्ट पायलट उसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, और वो नीचे की तरफ, आप फ्लाइट जब आप देख रहे हैं तो जहाज तो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा था, और उसकी टेल और उसकी नोज दोनों झुकी हुई। तो यानी कि उसके अंदर जो पीछे से थ्रस्ट आता है इंजन का, वो इंजन की पावर नहीं मिल रही थी उसको। इसके तमाम कारण हो सकते हैं कि फ्यूल कंटामिनेटेड हो सकता है, बर्ड हिट हो सकता है, लेकिन दोनों इंजन, फिर वही सवाल है। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं लोग, वो भी बता दूं दर्शकों को, 37 डिग्री टेम्परेचर था। और एयरक्राफ्ट का इंजन जब उड़ता है, वो 4 किलो गैस हवा लेता है और 1 किलो एटीएफ लेता है, एयर टर्बाइन फ्यूल। उसके मिक्सचर से जहाज को थ्रस्ट मिलती है, इंजन पावर देता है उसको। कल टेम्परेचर 37 डिग्री था। तो जो प्रोफेशनल पायलट है, जिन्होंने 10-10 हजार जहाज उड़ाए हैं बोइंग के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह के मौसम में जो 37 डिग्री टेम्परेचर हो, तो कई बार वो बैलेंस बिगड़ जाता है। हवा बहुत ज्यादा गर्म हो तो जो 4-1 का वो है, उसमें इंजन ज्यादा कम हवा ले पाए, थ्रस्ट कम डेवलप हो। लेकिन यहाँ तो दोनों इंजन काम करना ही बंद कर गए, और ऑटो रिलाइट का उनको समय ही नहीं मिला, क्योंकि हाइट नहीं थी, और समय बिल्कुल था ही नहीं। फ्रैक्शन हाइट भी तो 625 फुट पे हाइट थी, उसने बिल्डिंग को हिट कर दिया। अब तक 265 लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मारे जा चुके हैं इस हादसे में। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स इन द रिसेंट हिस्ट्री। आपको ध्यान होगा 22 साल पहले हरियाणा के दादरी में हुआ था, दो जहाज आमने सामने टकरा गए थे, 349 के आसपास डेथ हुई थी, 10 किलोमीटर के अंदर पूरा मलबा फैल गया था। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री की वन ऑफ द, मतलब फेटलेस्ट आप इसको कह सकते हैं, जो क्रैश है, और ये लंबे समय तक मुझे एविएशन के इतिहास को मतलब याद रहेगा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब बस समझना ये चाहता हूँ, आपने कहा कि पायलट ने जो है वो मे वे का साउंड किया, फिर उसके बाद एटीसी से रिस्पांस नहीं मिला, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर एटीसी ने रिस्पांस नहीं किया तो फिर क्या एटीसी में बैठे लोग भी जो है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर भी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, राम प्रकाश जी, समझने में फर्क। उन्होंने 3 बार मेडे कहा, और जब तक एटीसी रिस्पॉन्स करता, वो रिस्पॉन्स लेने के उसमें नहीं थे, जहाज तब तक क्रैश हो चुका था। समय बहुत थोड़ा था ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का खेल था। ना तो जहाज ऑटो रिलाइट हो पाया, ना पायलट उसको मैनुअली रिलाइट कर पाया, और ना मेडे पर एटीसी का जो रिस्पॉन्स था उसको वो सुनने की वो बची ही नहीं ना। उससे पहले तो जहाज हिट कर गया, एटीसी ने रिस्पॉन्स किया, बट तब तक कॉकपिट से कुछ नहीं आया ना, कॉकपिट हिट कर चुका था। आपने देखी होंगी वो दीवार के अंदर जिस तरीके से पूरा फंसा हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत ही, मतलब क्या कही, इतना भयानक हादसा है ये। आप सोचिए, 1.25 से 1.5 लाख लीटर उसके अंदर एटीएफ था। किन हालात में उस जहाज का वो हुआ होगा, पूरी बिल्डिंग जिसमें हिट किया है। 1.25 टन, 1.5 लाख टन वो लीटर जो है, जो एटीएफ जला है, तो क्या टेम्परेचर उसने किया होगा, वो लोगों की कैसे दर्दनाक मौत हुई होगी। और फिर जिस हॉस्टल के अंदर हिट किया, उसमें तमाम 50 डॉक्टर थे, वो जो नीचे थे उसका भी इतना जबरदस्त इंपैक्ट है। वो पूरी बिल्डिंग का हाल देखिए, बिल्कुल खंडर हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं राम पहले भी प्रकाश जी जो, पहले भी जांचें हुई हैं, इस पर बकायदा पूछताछ हुई है, सारी चीजें होती रही हैं।
लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि अब इस प्रक्रिया में क्या बचा है? क्या जांच होगी इस प्रक्रिया की? जांच जैसे कोई स्थिति दिख रही है इस पूरे हादसे में आपको? नहीं, जांच तो 100% होगी। मैंने बताया ना आपको कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हमारी है, वो ऑलरेडी जांच पे है। यूएस की टीम चल चुकी है, बोइंग की टीम चल चुकी है। सारे का सारा काम तो देखिए, जांच के नाम पर सब कुछ होगा, लेकिन जांच का निष्कर्ष सामने आएगा या नहीं आएगा, महत्वपूर्ण सवाल ये है। आप अपेरेंटली जो जहाज का जो केवल और उसका फ्लाइट पाथ भी देखें आप, जो अभी दिख रहा है, जो जो आपने दिखाया दर्शकों को, उसी के अंदर बहुत साफ है कि जहाज को इंजन से थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। तो प्राइमा फेसी तो दो ही चीज हुई ना, कि इंजन फेलियर तो है ही है। इंजन फेलियर के कारण क्या है? क्या वो स्ट्रक्चरल है? क्या मैन्युफैक्चरिंग के कारण है? डिजाइन के कारण है? फ्यूल कंटामिनेटेड था? फ्यूल कंटामिनेटेड था तो एकदम दोनों इंजन कैसे चले गए? बर्ड हिट हुआ तो उसमें भी एक में ही हुआ होगा, दोनों में कैसे हो गया? या एक इंजन फाल्टी था, दूसरे में बर्ड हिट हो गया? ये तमाम सवाल है। और वो सब सारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो सब कुछ मिल गया, हालांकि 2 सेकंड 2 मिनट की फ्लाइट है ये सारी की सारी। बेसिकली इसमें क्या है देखिए, इसमें रामप्रकाश जी एक बोइंग की छवि नहीं है, इसमें देखिए तमाम चीजें हैं। बोइंग की छवि, बोइंग वर्सेस एयरबस का कट थ्रॉट कंपटीशन, भारत की छवि, डीजीसीए की छवि, एयर इंडिया की छवि, मेंटेनेंस कैसी थी, कंपनी ने बनाया कैसा था, उसका मेंटेनेंस के हिसाब से क्या था, क्या उसको ऐसे ही स्पेयर्स के जरिए काम चलाया जाया था? ऐसी तो कोई गड़बड़ नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, कभी भी आपने देखा हुआ रफाल के मामले में फ्रांस से क्या आ रहा है कि पायलट्स की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी। पायलट तो तुम्हारे यहाँ ट्रेंड हुए थे भैया, हमारे यहाँ तो थे ही एयरक्राफ्ट, आपने ट्रेन किया, बाकायदा पैकेज के अंदर है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने ऊपर नहीं लेता इस चीज को, वो दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है। अब सवाल ये कि क्या हम छाती ठोक के बोइंग के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ये बताइए दोनों इंजन कैसे चीज हुई? दोनों का नहीं, पावरफुल लेकिन इंजन एक है और क्या? सवाल है सर कि अगर बोइंग के सामने आप छाती ठोक के कह भी देंगे तो क्या बोइंग स्वीकार कर लेगा? और दूसरा, आज हम इस स्थिति में बैठे हैं क्या कि बोइंग को हम अब छाती ठोक करके कह पाए? क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र किया था, बोइंग अमेरिकी कंपनी है। नहीं रामप्रकाश जी, असली सवाल ये बच गया ना। तो देखिए, ये किसी व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का, ये सरकारों का मामला ही नहीं, ये दुनिया के करोड़ों अरबों और लोगों की सेफ्टी का, पैसेंजर सेफ्टी का इशू है। आप इसमें भी अगर मुनाफा ढूंढेंगे तो माफ कीजिएगा, आप मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेशकीमती मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कभी भी नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये कि क्या इस खेल के अंदर जो भी पूरे का पूरा इनका कॉर्पोरेट का आपस का कंपटीशन चलता है, उसमें ह्यूमैनिटी सामने आएगी या इसमें प्रॉफिट सामने आएगा? अभी तक का इतिहास ये कहता है कि कोई मैन्युफैक्चरर अपना गलती कभी स्वीकार नहीं करता, अपना फॉल्ट कभी स्वीकार नहीं करता। इसमें एयर इंडिया का क्या रोल रहेगा? एयर इंडिया ने तो जहाज खरीदे नहीं अब तक, ये तो जो उनको मिले थे सरकार से वही जहाज चल रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर जरूर कर रखे हैं, लेकिन वो तो आने हैं भी, उनके एयरक्राफ्ट तो अभी आने शुरू नहीं हुए, उनके तो बहुत हैवी जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है सप्लाई के। तो बेसिकली क्या है कि ये जहाज तो भारत सरकार ने खरीदे थे उस समय, उसके बाद एयर इंडिया टाटा ने खरीदी, तो ये जहाज तो 14 से चल रहे हैं। ये सारे सवाल बेसिकली क्या है कि इसमें तो पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि जो भी मैन्युफैक्चरर, आज बोइंग है, कल एयरबस भी तो हो सकती है, कोई आखिरी हादसा थोड़ी है। पैसेंजर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आपका मुनाफा है, आपकी छवि है, आपका धंधा है, या ओवरऑल प्रोफेशन बिजनेस की एथिक्स है? केवल अब ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल अपेरेंटली दिख रहा है कि इंजन के अंदर फेलियर हुआ है, दोनों इंजन सीज हुए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। और रिलाइट नहीं हुए क्योंकि समय नहीं था, हाइट नहीं थी, लोड ज्यादा था, तमाम चीजें हैं। तो उस सूरत के अंदर अब क्या इसकी निष्पक्ष जांच होना एक पक्ष है, जांच तो करनी पड़ेगी आपको, जांच करोगे भी आप। सवाल यह कि क्या उसका आउटकम सार्वजनिक होगा या नहीं होगा? इसके चांसेस बहुत थोड़े हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ओनरशिप नहीं लेती। कोई भी जो एयरलाइंस है वो भी ओनरशिप लेने से बचेगी। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि स्टडी सारी होगी, रिजल्ट आपके सामने सारे आ गए, मिलजुल करके ये कह दीजिए कि भाई ह्यूमन एरर हो गया, पायलट एरर हो गया। तो पायलट तो बेचारा है नहीं आज, उसकी तो कोई जवाबदेही उस तरीके की है नहीं, इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे आसान रास्ता इनके लिए क्या होता है कि बच के निकलो, एयरलाइंस की भी इज्जत बच गई, मैन्युफैक्चरर की भी इज्जत बच गई। लेकिन इस केस में अगर आप ये करोगे तो पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ करोगे, क्योंकि ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट पे हो, चाहे मेंटेनेंस के पार्ट पे हो। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, मैंने बताया आपको कि इंडिगो के पायलट ने बताया कि बैंगिंग साउंड आया था। बैंगिंग साउंड कहां से आएगा? इंजन से आएगा। यानी कि एक इंजन के अंदर टेक ऑफ के समय इशू था, फिर दूसरा बाद में फेल हुआ है, एंड विद इन ए स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स। तो 2.5 किलोमीटर तो एयरक्राफ्ट खुद उसके एयरपोर्ट की बाउंड्री से निकला ही है, एलिवेशन पे था। तो ये सारे सवाल है। और अपेरेंटली इसमें देखिए मौसम नहीं है, सबोटेज नहीं है, कुछ भी नहीं। और पायलट की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, वो उसको थ्रॉटल को खींच कर ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन नोज भी और टेल भी दोनों नीचे की तरफ आ रही है लगातार।
इसका मतलब पावर नहीं मिले इंजन को, उसमें पायलट क्या करेगा। अब सवाल केवल इतना है कि क्या बोइंग इसकी ओनरशिप लेगी, क्या इसकी इंडिपेंडेंट, अमेरिका के सेनेट के अंदर मैंने भेजा आपको वीडियो दिखाइएगा। What is it that you get paid currently? Senator, that's well disclosed in our proxy documents in each of the years that I've been employed. Yeah, but what is it? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तमाम इश्यूज थे, सीईओ को जाकर के मानना पड़ा कि हम इन चीजों को ठीक कर रहे हैं। अभी भी बोइंग के सीएम इंडिया आएंगे पक्का, वो सब जो करते हैं हाईवाश के हिसाब से। लेकिन असली बात वही है कि बोइंग के जहाज हो, एयरबस के जहाज हो, कभी क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं किया गया, सेफ्टी के अंदर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। पैसेंजर सेफ्टी इज प्राइम मोस्ट। ये तो एक आज जहाज गिरा है, अगर कल को भगवान ना करे कोई दूसरा हादसा हो जाए, फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे। आमतौर पर प्रोटोकॉल तो ये है कि कोई भी मॉडल का जहाज गिरता है ड्रीम लाइनर, तो वो सारे के सारे जहाज जहां भी जितने हैं दुनिया में, उनको ग्राउंड कर दिया जाता है जब तक उसका फॉल्ट ना पकड़ा जाए। तो क्या इस तरह का कोई स्टेप होगा, क्योंकि फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इन्वॉल्व है, उसमें बोइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो एयरलाइंस उनको ऑपरेट कर रही है। एक जहाज को ग्राउंड करने का मतलब समझिए पर्दे का क्या कीमत है। तो हर चीज के अंदर इसमें इकोनॉमिक्स है राम प्रकाश। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरी दुनिया के नेता इस बात पर फोकस करते हैं कि नहीं, इसकी तह तक जाना चाहिए, जो भी सच्चाई है वो स्वीकार की जानी चाहिए। बोइंग के अंदर बहुत लंबे समय से बोइंग के तमाम कर्मचारी, तमाम इंजीनियर्स नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये बात दावा किया है कि सस्ता सामान लगाने के चक्कर में, बाहर से आउटसोर्सिंग के चक्कर में कंप्रोमाइज हो रहा है पैसेंजर सेफ्टी से। इक्विपमेंट बाहर से मंगाते हैं, कोई कहीं से कोई चीज आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, और जब उसको जोड़ करके उसमें बनाते हैं आप, तो तमाम तरह के लूप होल्स रह जाते हैं उसके अंदर। इस पे लगातार बहस बोइंग की क्वालिटी को लेकर लगातार चलती आई है। अब सवाल ये कि क्या वो सारी सच्चाइयां सामने आ पाएंगी। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर इस तरह का हादसा अमेरिका में होता तो फिर वहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत आई, और हर व्यक्ति वहां अदालत में सरकार को क्या, कंपनी को क्या, वो हाल कर सकता है कि कंपनी दिवालिया हो जाए। लेकिन भारत के अंदर क्या वो सब हो पाएगा? इतनी ट्रांसपेरेंटली जांच करेंगे वो लोग, क्या कोई अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे मेंटेनेंस की हो? वो सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक चीज बड़ी साफ है कि जो कल जो हादसा हुआ है वो 100% मैकेनिकल एरर है और बोथ इंजन फेलियर्स। अब इंजन फेल किस कारण हुआ? कंटामिनेटेड फ्यूल था, बर्ड हिट था, मेंटेनेंस था, मैन्युफैक्चरिंग था, दैट हैज टू बी सीन, और वो जांच के अंदर सामने आएगा। बाहर आएगा या नहीं, ये देखने का विषय। निश्चित तौर पे अब दुनिया के सामने क्या सच आ पाएगा, देश के सामने सच आ पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर मामलों में लीपापोती देखी जाती है और हर बार अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, कंपनियों के दबाव के चक्कर में ये सच सामने नहीं आता है और लापरवाहियां जस की तस जारी रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।